बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा नीट वालों के लिए यहाँ पे कि मैंने 5 साल तैयारी करी, उतना नहीं करें। मिनिमम 2 या 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा। और 5 साल उसने एमबीबीएस के जो एमबीबीएस 5 साल की होता है, 5 साल का ही होता है। 5.5 साल लगभग 5.5 पौने 6 में डिग्री मिल जाती है। 4.5 साल का वो, 1 साल इंटर्नशिप। ठीक है, तो 6 साल के अंदर अंदर उसे डिग्री मिल जाती है। तो अब वो क्या करता है? वो क्या क्लिनिक खोलता है या फिर सरकारी नौकरियां भी होती है डॉक्टर की? मुझे पता नहीं। हाँ, मैं तो उसी फील्ड से और मैंने भी किया भी था। तो मोस्टली आप देखोगे, आप कुछ जानते हो, डॉक्टर से IITians कई बार काफ़ी परेशान रहते हैं। 1-2 केसेस में आप देखोगे केसेस तक मिल जाएंगे। तो मेरे को UPSC मिल गया, MBBS मिल गया, IIT मिल गया। तो मेरे को कोई यहाँ पे हर चीज़ ये नहीं है कि सब कुछ सॉर्ट आउट ही हो गया। अच्छा, लड़के और लड़कियों में आप कोई भेद देखते हैं प्रिपरेशन में, मेंटालिटी में, या फिर कुछ भी जिनको आपने पढ़ाया है या फिर जिस पहचान से? मल्टीपल रीजंस है, हम एक खाका नहीं खींच सकते। मतलब कि आपने जैसे कहा इतिहास भूगोल लेके कोई पढ़ना चाहे, कोई नहीं पढ़ना चाहता, उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और कोई पढ़ना चाहता है भी तो शौक के लिए पढ़े। यहाँ पे पेट में भूख लगी है, आप शौक देख रहे हैं कि मुझे इतिहास पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो उससे आपको, आपके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शौक पूरा करने की दायित्व परिवार ने नहीं लिया रखा है। तो जो पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब को अगर 1 सेकंड के लिए आप हटा दें, कोई आपको लगता है कोई कॉलेज जाएगा? दर्शकों को नमस्ते। आज हमारे साथ आदित्य जी जुड़े हैं। आदित्य जी, कैसे हैं आप? बहुत सही है, नमस्कार और थैंक्स फॉर कॉलिंग आउट। जी, पहले दर्शकों को आदित्य जी के बारे में थोड़ा पता चले कि मैं इंट्रोडक्शन दूं, थोड़ी त्रुटि रह सकती है उसमें, तो आदित्य जी आप छोटा सा एक इंट्रो दें अपना। जी बिल्कुल। आज का जो पॉडकास्ट है उसका मैं टॉपिक पहले डिस्कशन कर दूं। JEE नीट जो एग्जाम्स हैं और बच्चा जब 11th-12th में आता है, उसी से रिलेटेड पूरा हम डिस्कशन करेंगे। समवॉट मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो भी वही है। तो मैंने बायोलॉजी ली थी, फिर मैंने नीट प्रिपरेशन भी करी थी। ड्यू टू सम रीजंस वहाँ पे मार्क्स कम थे। मैंने ट्राई किया था MBBS के लिए प्राइवेट कॉलेज में। वहाँ से जब चीज़ें नहीं बनी तो मैंने ग्रेजुएशन अपने होम टाउन मध्य प्रदेश में RGPV से किया, फार्मेसी से। 2022 से मैं एक टीचर हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट का JEE नीट में, और फिजिक्स वाला और वेदांतु में भी मैंने अभी तक काम किया था। तो यही हमारा आगे का डिस्कशन टॉपिक रहेगा JEE के बारे में। जी, तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले तो हमें ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि यही टॉपिक क्यों, क्योंकि भारत, या फिर भारत भी तो एक देश ही है, तो इस देश में नीट या JEE क्यों इतना ज़्यादा प्रासंगिक है? कोई और देश में पैदा होते तो शायद कुछ और होते, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या प्रचलित है वहाँ उन देशों में। तो ये इस विषय में देखिए, जितना मुझे समझ आता है, एक जनरल इसमें आप भी पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली एक भेड़ चाल ही चलती है हर चीज़ में। आई थिंक आप इससे एग्री कर पाएंगे। तो जब कैरियर की बात आती है तो वहाँ पे भी यही चीज़ होती है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हो, और एक ऐसी मेंटेलिटी रहती है कि हाँ, नंबर अच्छे आ गए तो साइंस हम लेंगे, साइंस इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। जनरल बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जो। और साइंस में अगर आप देखते हो कि इजी और अप्रोचेबल कोई डिग्री मिल जाए और जिससे हम अच्छा अर्न कर सकें, हमारी लाइफ सेट हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे IITs या जो NITs है वो है, या आप जो नीट प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकाल लें तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल जाए, तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। थोड़ा बहुत वहाँ पे एक मैं बोलूँ स्टेटस, ये सब चीज़ें होती हैं। रीज़न वहाँ पे जनरल हर्ड मेंटेलिटी है कि भेड़ चाल, उससे अलग ना सोच पाओ, ये रीज़न। और हाँ, एक चीज़ हाँ, और ऐड करना चाहूँगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम सबको ही पता है कितने ज़्यादा है। तो उसका रीज़न देखिए, पॉपुलेशन ऑलरेडी भारत की सबसे ज़्यादा है और हार्ड मेंटेलिटी है। तो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी चीज़ आई, हम एक बिना सोचे समझे ट्रेंड फॉलो करने लग जाते हैं, बिना सोचे समझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। यही शायद रीज़न नीट और JEE में भी है। जिन माँ बाप को एग्जैक्ट पता भी नहीं है बहुत ज़्यादा, उन्हें लगता है यही शायद सेफेस्ट ऑप्शन है। मे बी यही एक रीज़न हो सकता जी, दोनों ही पॉइंट्स से आपके सहमत हो, क्योंकि एक भेड़ चाल की जो बात की अपने, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं
खुल के बोलता हूँ जो भी, जैसे बांग्ला चैनल में और ज्यादा बोलता हूँ वहाँ पे, जैसे कि मैंने एक चीज बताई थी कि जो लोग इतने पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपने इलाके के कोई कॉलेज में जाके देख लीजिए, वहाँ पे आर्ट्स की जो डिग्रियां हैं, जैसे कि इतिहास हो गया, किसी भी भाषा का साहित्य हो गया, वहाँ पे इतने सारी सीटों की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि भाई इतने साहित्यिक हमें हर जिला हर गांव में नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरे पास में एक कॉलेज है, छोटा सा है, 200 सीट है अंग्रेजी साहित्य के लिए। भाई इतने अंग्रेजी साहित्यिक हमें बस एक हिस्से से नहीं चाहिए। तो ये एक चीज है। और हार्ड मेंटेलिटी से क्यों ये जुड़ी हुई है, इन लोगों को शायद सबकॉन्शियसली ये भी पता है कि साहित्य लेंगे या फिर इतिहास लेंगे, भूगोल लेंगे, तो वो करियर में कुछ ज्यादा फायदा देने वाली नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब को हम हटा दे, आप साहित्यिक नहीं बनेंगे, आप ही मान जाइए जो कर रहे हैं ये काम। तो लेकिन फिर भी ये जाते हैं क्योंकि दोस्त जाते हैं, बड़ा अच्छा हाँ, लगता है, सब जा रहे हैं, डूबेंगे, सब मिलके डूबेंगे। तो हर्ड मेंटेलिटी तो यहाँ भी मैं देख पाता हूँ। और आपने जो दूसरा पॉइंट कहा कि माँ बाप को भी कभी कभी पता नहीं होता है कि क्या है ये जो मैं कह रहा हूँ कि नीट क्रैक कर लो, नीट है क्या। जैसे कि मैंने यहाँ की एक माता जी से बात की, वो कह रही है कि बेटा मेरा बैरिस्टर क्यों नहीं बन जाता। मैंने वहाँ कहा आंटी जी बैरिस्टर होता क्या है ये बताइए पहले। आंटी जी कुछ नहीं कह पा रही है। मतलब थोड़ा तो बता दीजिए कि बैरिस्टर करता क्या है, खेती करता है, लोगों को माला चढ़ाता है, क्या करता है। तो ये भी नहीं पता। तो हाँ, ये भी ठीक है कि सिर्फ पैसा, और क्योंकि बाकी सब भी जा रहे हैं तो हम चलिए नीट कर लेते हैं, या फिर जो भी डिग्रियां हो, इंजीनियरिंग की डिग्री है कर लेते हैं। ठीक है, ये बात तो शायद स्पष्ट है हमारे सामने। तो जी जैसे कि आपने भी बताया कि जीवन के एक पड़ाव में आपने भी ये चुना था कि आपको नीट का एग्जाम देना है। जैसे कि उत्तरी भारत में देखेंगे तो सिविल सर्विसेज का बहुत ज्यादा क्रेज है। इससे भी बंगाल ज्यादा। में, हाँ, बंगाल में नीट का बहुत ज्यादा क्रेज है। तो आप भी उसी चाल में फंस गए, या फिर कर लिया आपने, या फिर सचमुच इच्छा पर थी आप। अब देखिए, ऑनेस्टली बंगाल का तो मुझे इतना उसका पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक और आप जो यूपीएससी का कह रहे हैं तो उसकी तो स्थिति और भी बदतर है, बट वो आज का टॉपिक नहीं है। लाइक देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि नीट और जेई क्या वाकई में एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, आई विल आंसर यस, विदाउट एनी डाउट। उसमें कोई डाउट नहीं है, करना चाहिए। बट पॉइंट इज दैट हम एक भेड़चाल की तरह बिना सोचे समझे उसके पीछे लग जाते हैं। तो लाइफ में किसी भी जगह पहले सोच के वो करने की ज़रूरत है। और कैरियर और एक आप बोले हम रिलेशनशिप या मैं बोल दूँ शादी, ये तो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं मिडिल फैमिली के लिए। तो वहाँ फिर काफ़ी चीज़ें हमें सब नाप तोल करके देखनी चाहिए। मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मेरे फादर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। बचपन से ही मेरे साथ चीज़ें कुछ अलग थी, कोई फोर्सफुल वाली बात ऐसी नहीं थी। तो बचपन से ही मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, और फादर भी चाहते थे लाइक कि डॉक्टर बनूं, और मुझे भी समवॉट बायोलॉजी में तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बट द थिंग इज दैट कि मैं अनअवेयर था जो कंपटीशन कंपटीशन बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है इंडिया में। और बात है फिर वही है कि नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हैं और सीटें लिमिटेड हैं। तो इस वजह से सिलेक्शन रेशो कहीं कहीं पे 2% या 1% या 0.01% भी कुछ एग्जाम्स में हो जाता है। फिर हम इसका कंपैरिजन हार्वर्ड से कर देते हैं। कभी आपने सुना होगा कि आईआईटी में जाना हार्वर्ड से डिफिकल्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जो सीट्स। वो इसीलिए है, वो भेड़चाल वहाँ पे इतनी ज़्यादा है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल में। वो सिर्फ इसलिए भेड़चाल ज़्यादा है। मेरे केस में मुझे इंटरेस्ट भी था, बट जो पूरा एक प्रोसेस होती है, आई वॉज अनअवेयर ऑफ दैट। दूसरी चीज़, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इमोशनल एंड मेंटल। यू मस्ट बी इमोशनल एंड मेंटल रेजिलियंस, या इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी हैं। आप मान लीजिए एक 17-18 साल का बच्चा है, अब उसको, आप भी थे हम भी थे एक टाइम पे, ठीक है, अपन को चीज़ें इतनी पता नहीं होती, मुझे भी पता नहीं थी, नहीं तो मैं इतना टाइम नहीं करता। वहाँ इमोशनल और मेंटल अगर हमारे में स्ट्रेंथ है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्वालिफाई करने के लिए या विथस्टैंड रहने के लिए। बाकी फिर और भी कुछ बारीकियाँ थी, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे पेरेंट्स के, और कुछ मेरी भी वो चीज़ें थी। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा नीट वालों के लिए यहाँ पे कि मैंने 5 साल तैयारी करी, उतना नहीं करें। मिनिमम 2 या 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा। जेई में तो देखिए आप जानते हैं कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है एंड में। नीट में ये रहता है, और सेम यूपीएससी में भी भैया
अब दो दैट इज नॉट अवर टॉपिक, बट मैं सजेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 साल, 2 से ज्यादा कोई जरूरत नो में। हाँ, यहाँ पे जैसे अब मैंने कहा कि जैसे उत्तरी भारत में सब आईएएस बनना चाहते हैं, बंगाल में कोई रोगी बने या ना बने सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलिए ठीक है, अपना अपना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। क्या है ना, एक व्यक्ति है, लिंग नहीं बताते कि लड़की है लड़का है, ठीक है, एक व्यक्ति है, उन्होंने आज तक शायद 8 या 10 बार नीट दे चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, दे सकते हैं, क्यों नहीं, अगर बाप के पास माँ के पास इतने पैसे हैं तो क्यों नहीं, दिए हैं, अच्छी बात है। उनका एमबीबीएस नहीं हुआ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एमबीबीएस नहीं हुआ, एक दूसरे स्ट्रीम में हो गए, वो अभी भी नीट दिए जा रहे हैं, उस डिग्री में उन्होंने 2-3 साल बिता लिए हैं। ठीक है, उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र तो किसी के लिए नहीं रुकती, अब उम्र बढ़ती जा रही है, 2-3 साल उस डिग्री में कर लिए हैं, अभी भी नीट दिए जा रहे हैं। पिता की हालत, मैंने 2 दिनों पहले खबर ली कि उनके पिता का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ चुका है। ठीक है, अभी भी दिए जा रहे हैं, घर से पैसे ले रहे हैं, पिता से पैसे ले रहे हैं अलग से। एक दिन घर आए वो व्यक्ति, माता जी से भी पैसे लेके चले गए, क्या खरीदना है उन्हें पता नहीं, मुझे क्या रिसर्च चल रही है वहां पे। तो इतने इरेस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग, जिनके वजह से परिवारों का खर्चा बढ़ रहा है, इन्हें तो मजा आ रहा है, बाप मरे माँ मरे उससे क्या, ये एक चीज अच्छा, में देखता हूँ कि हाँ, ये सब भी चल आप रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी शायद वो नीट के ही उसमें है, दूसरे रीजन से पैसे ले रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि अगर उनका टारगेट एमबीबीएस था, नहीं मिला, छोड़ दो, माँ बाप के गला से अपना पैर हटा लो, गला तो दबा दिया है पैर से, हटा लो, नहीं हमें दिखा रहा है हम कौन सी चीज है, अब दिखा तो नहीं पा रहे हैं, दूसरे हाँ, कोर्स में भर्ती हो गए, 2-3 साल उसमें बिता भी लिए, अभी भी नीट दिए जा रहे हैं कि मुझे एमबीबीएस मिलेगा तो अभी भी मैं कर लूंगा, कर लूंगी, जो भी मान लीजिए, लिंक नहीं बताते, कर लूंगी, कर लूंगा। तो हम्म। ये किस किस तरीके के घटिया प्राणी है, उनके और भी भाई बहन है। मैं यहाँ अपना ओपिनियन पुट करना चाहूंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसे में इंसान को, ये सब क्यों होता है। एट द एंड वहीं हम पीछे जाएंगे, बचपन से ही हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है। वेब सीरीज बन गई, मूवी बन गई, कोचिंग वालों ने दिखा दिया कि जैसे यूपीएससी में इतनी ग्लोरी है, नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, जैसे मुझे भी बताया गया था कि डॉक्टर्स आर वेरी नोबल प्रोफेशन एंड दैट इज ट्रुथ। बट ब्रॉडर टर्म्स में हमें जिंदगी को भी देखना है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जो आपका वो मैं बोलूँ यूथ वाला पार्ट है, वो आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। तो ये हमें समझना है, और वही शायद आप जो बता रहे हैं बैकग्राउंड में किसी को पता नहीं होगा, तो मे बी बाहर वालों से इंस्पायर्ड होके वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, और आपका नहीं हो तो आप उसको एक्सेप्ट करके दूसरी फील्ड में जा सकते हो। एट द एंड मुझे पैसा कमाना है, एट द एंड मैं बोलूँ कि मुझे सोसाइटी में एक नाम करना है, और मैं इसको इस तरह भी सोचता हूँ कि हाँ हम ये जो पूरा एक तरह का इकोसिस्टम इसमें फिट है, हम कोई डॉक्टर है तो कोई वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा है जिससे हमारी सोसाइटी या कंट्री चल रही है, आई थिंक यू एग्री। तो आप दूसरी चीज भी कर सकते हो, बायोलॉजी में आज ऐसी इतनी चीजें आ गई है फील्ड में, यू कैन डू दैट। तो वही जो कंडीशनिंग है कि नहीं या तो मैं डॉक्टर बनूंगा, नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए, और यही एक रीजन है, डोंट नो बट शायद बीएमएस बीएचएमएस या वो भी करते हैं, रीजन उसका। मैं वो नहीं कह रहा कि वो डिग्री बेकार है या वो नथिंग लाइक दैट, जितना मैंने देखा है मेंटेलिटी है कि नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। आप जैसे नर्सिंग की मैं बात करूँ, बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, आप वो कर सकते हो। आप ये देखो टाइम आपने के साथ। आपने तो बताया कि एक व्यक्ति के बारे में जो कि काम करना चाहता है, कमाना चाहता है, और एक स्ट्रीम में फंस गया है। चलिए, ज्यादातर शायद ऐसे हो, पर कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जो कि मतलब टाइम पास देखिए, भी कर सकते हो। हाँ, टाइम पास, घर से पैसा मिल रहा है तो अभी तो कुछ कमाना पड़ नहीं रहा है, कुछ भी करने के योग्य नहीं है, कुछ भी करने के योग्य नहीं है, ट्यूशन पढ़ाने को बोलेंगे तो कंपटीशन में नहीं टिकेंगे, उनसे अच्छे टीचर पहले से बैठे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो देखिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ है ही नहीं है। आपको दुनिया देखनी पड़ेगी कितनी कम्पिटिटिव स्पीड से बदल रही है, आपको साथ वालों को देखना है, कैसे ना कैसे करके हमें अपना रास्ता ढूंढना है। वो आप अगर वही एक भेड़ चाल में चलते रहोगे, ऐसे आप लोग काफी लोगों के साथ होता है। लाइक मैंने तो अपने आप को इतना इवॉल्व कर लिया और आज मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने फिर डार्क साइड्स भी देखी हैं।
आप देखोगे, आप खुद जानते हो डॉक्टर से IITians कई बार काफी परेशान रहते हैं, एक दो केसेस में आप देखोगे केसेस तक मिल जाएंगे। तो मेरे को यूपीएससी मिल गया, MBBS मिल गया, IIT मिल गया, तो मेरे को कोई यहाँ पे हर चीज ये नहीं है कि सब कुछ सॉर्ट आउट ही हो गई, या अगर दूसरी चीज में नहीं कर पाया तो मैं असफल हुआ। वन ऑफ द रीजन ये भी हो जाता है। आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो तो प्योरली टाइम पास ही है, तो वहां तो आपको खुद को ही देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है, टाइम बीतता जाएगा, पैसे वो बर्बाद होते आएंगे, ये चीज है। हाँ, ये तो एक, चलिए उनको अपना जीवन जीने देते हैं, क्या ऐसा तो एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए ना लोगों को। अब इनको छोड़ देते हैं, इन अद्भुत प्राणियों को थोड़ा साइड रखते हैं। लेकिन साधारण जो छात्र या छात्रियां जो होती हैं, वो जो पढ़ते हैं, नीट की जब प्रिपरेशन लेना शुरू करते हैं, मैंने खुद तो कभी नहीं ली, लेकिन सुना है मैंने कि कुछ लोग तो ठीक है 11वीं से 12वीं से लेते हैं, 10वीं से भी लेते हैं। वो ऐसे भी लोग सुना है कि 7वीं से 8वीं से वो प्रिपरेशन पे शुरू कर देते आना चाह रहे हैं मैं, थोड़ा हम स्टार्ट करें कोचिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूँ तो पूरा खेल जो है, एक वर्ड में बोलूँ, ग्रीडी कैपिटलिज्म है हर जगह, हर जगह। इवन कोचिंग में भी यही है। और कोचिंग में भी आप देखोगे, थोड़ा सा डाटा बेसिस मेरे पास रखा है, वो भी बताता हूँ और उसके बाद वहां पे भी जाऊंगा। कोचिंग से आप देखो, अनफॉर्चुनेटली 6th क्लास के बच्चे ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, और इस पर कोई कुछ कहता ही नहीं, जितनी मेरी समझ है। मैंने लास्ट दिया था 2012-13 में, तो तब तक लाइक जो फाउंडेशन 9th-10th तो चलो मैं बोलूँ चल जाता है, क्योंकि 11th से पहले 9th-10th तक चल जाता है, मैं उससे तो पहले अलाउ करता ही नहीं हूँ। लोग 6th क्लास 6th-7th क्लास से बच्चा जा रहा है कोचिंग में, उसके पैसे लग रहे हैं, स्कूल में अलग पैसे लग रहे हैं, माँ बाप अलग, और माँ बाप तो जबरदस्ती पुश कर रहे हैं, मेरे को कभी पुश नहीं किया, ये था, माँ बाप पुश कर रहे हैं जबरदस्ती। तो वो तो चीज मतलब बिल्कुल एक्सेप्टेबल, उस पर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। एक बार बीच में ऐसा कुछ रूल भी आया था कि शायद 16 साल से कम वालों को है उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा या कार्रवाई होगी, समथिंग लाइक दैट। एक बार आया भी था ऐसा रूल, फिर वो तो दैट इज वही है कि आप को ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये जो पूरा, इसमें आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल पाओ, एट द एंड वो इसी तरह से देखते हैं कोचिंग वाले, अनफॉर्चुनेटली। यहाँ ना मुझे एक चीज कभी कभी एक चीज का ख्याल आता है कि जो स्कूल है वैसे हम जाते क्यों हैं, मुझे भी कभी ख्याल आया। फिर एक तथ्य दिमाग में याद आया कि ऑस्ट्रिया में नागरिकों को सभ्य बनाने के लिए, सभ्य तो मतलब क्या, अपना क्या कहते हैं, ओबीडियंट बनाने के लिए कि स्कूल सिस्टम की शुरुआत हुई। ठीक है, यहाँ पे आज कोई एक साधारण घर का बच्चा बच्ची वो स्कूल क्यों जाते हैं, मैं ये सोचता हूँ। वहाँ पे कुछ मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स भी नहीं सिखाई जाती 10-11वीं से पहले। सीखने क्या जाता है, मोरालिटी सिखाई जाती है, बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। क्या सिखाया जाता है वहाँ पे, काम करना नहीं सिखाया जाता। क्या सिखाना चाहते, मतलब रशिया का एटमॉस्फेयर पढ़ के मैं क्या करूंगा, या फिर अकबर ने क्या किया, या फिर मान ले अच्छे अच्छे किरदारों का भी मान लेते हैं कि शिवाजी ने क्या। भाई मेरे पेट में भूख है, लोग अनैतिक होते जा रहे हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है, पर स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे अगर कोचिंग इंडस्ट्री आती है और वो काम ही सिखा रहे हैं, कोचिंग करिए, नीट क्रैक कीजिए, काम आ रहा है, तो इसमें गलत क्या है? कुछ सेंस तक कोचिंग सही कर रहे हैं। मैं देखिए, आप ऑस्ट्रिया दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में मैं जाना नहीं चाहता, इंडिया में ही ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो प्रैक्टिकल हम देखें तो बढ़िया है, व्यूज़ के लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम मार्स पे जाएंगे फिर पॉडकास्ट करेंगे, दैट्स एंटायर डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिकल ज़मीनी चीज़ें क्या हैं, तो आप जो कह रहे हैं, एक तो ये है कि आगे चल के अलग अलग फील्ड्स में जाना होता है। मान लीजिए कोई हिस्ट्री में जाना चाहे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है, कोई ज्योग्राफी में जाना चाहे तो उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। कोचिंग का कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। एक तो ये है कि आप देखोगे कोचिंग काफ़ी हद तक बच्चे को, मैं बोलूँ, वहाँ पे मेहनत करना मतलब सिखा देता है। और जो मतलब ड्रॉबैक हैं स्कूल्स के, जो स्कूल नहीं कर पा रहा है वो कोचिंग करता है। बट उसका ये है कि HC वर्मा का नाम शायद आपने सुना हो, एक बहुत फेमस टीचर हैं फिजिक्स के, उनकी बहुत फेमस बुक आती है, आप रिसर्च करिएगा। हाँ हाँ, तो बहुत फेमस है वो। तो उनने भी क्लियर बोला, और आचार्य प्रशांत की हमने बात करी, उनने तो खुद IIT किया है।
समहाउ ये लोग सिर्फ ट्रिक्स और टिप्स बता के एग्जाम क्वालिफाई करवा रहे हैं। एक एनालिटिकल स्किल, खुद से मेहनत करना और इम्प्लीमेंट करना सब्जेक्ट को, ये और ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, जो कोचिंग वाले स्कूल के कंपैरिजन में तो कर रहे हैं। स्कूल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बट एंड में वही ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बता के आपको कैसे भी करके क्वालिफाई करा देना और पूरा इसको बिजनेस में ले लेना, ये चीज़ है। एक लिमिट तक सही है, बट उसका यही है कि एक बच्चा फिर उस लूप में चला जाता है कोचिंग के। एक लिमिट तक तो कोचिंग वाले अच्छा कर रहे हैं स्कूल के कंपैरिजन में, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। और आप देखोगे टीचर हैं तो उनको बहुत डेप्थ नॉलेज होती है। मैं खुद अपनी बात करूं, मुझे जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब मैं कोटा गया, मैंने टीचरों से देखा, मैंने कहा यार ये तो टीचर ही अलग, इनका पढ़ाने का तरीका और ये सब बहुत डिफरेंट है। तो नो डाउट, बट वही है कि उसमें जो ग्रीडी कैपिटलिज्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट दें, वो एक नेगेटिव साइड है। स्कूल में आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट सीबीएसई में समाओ थोड़ा बहुत कराते हैं। और फिर जो हमारे एग्जाम्स हैं इनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है जेई और नीट का कंपेयर टू बोर्ड्स। तो वो जो गैप आ जाता है, उस गैप को पूरा करने के लिए आप कोचिंग कर सकते हो। आप इतने समझदार, अवेयर, कॉन्शियस खुद हो तो आप खुद भी निकाल सकते हो, बट फिर वहां पे केसेस बहुत कम है, बट इट इज पॉसिबल। तो ये बात है। हाँ, मतलब वहां पे मैं इतना बताना चाहता था कि आपने जैसे कहा इतिहास भूगोल लेके कोई पढ़ना चाहे, कोई नहीं पढ़ना चाहता, उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और कोई पढ़ना हाँ, चाहता है भी तो शौक के लिए पढ़े। कि यहाँ पे पेट में भूख लगी है, आप शौक देख रहे हैं कि मुझे इतिहास पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो उससे आपको, आपके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शौक पूरा करने की दायित्व परिवार ने नहीं लिया रखा है। तो जो पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को अगर एक सेकंड के लिए आप हटा दें, कोई आपको लगता है कोई कॉलेज जाएगा? सब काम धंधे में लग जाएंगे। नहीं बट वो बात आपकी सही है, लेकिन अब उसको मैं क्या बोलूँ। आप मान लीजिए वही एक हम, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हम भेड़ चाल ही चल रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही होने दो। हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको सही ना करें तो फिर वो चीज़ें इतनी नहीं, फिर चलती रहेंगी एक ढर्रे पे। इंडिया में एक तरह से ज़्यादातर यही तो होता है। अब ऑफ टॉपिक चीज़ें हैं, अब आप देखो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना हो रहा है, कोई ज़्यादा किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कितना। 12 साल कम हो जाता है आयु आपकी दिल्ली में रहने। नहीं हो जाती है। वही फिर मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा कि कितना फर्क पड़ रहा है। भाई गवर्नमेंट ने तो वहाँ वो चला दिए बस, मतलब स्प्रे चला दिए और वहाँ जो मीटर लगा है वो कम हो गया। तो हमें, मेरा जो ओपिनियन है, हमें अपने ऊपर ले जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके समझना चाहिए चीज़ें। बाकी सब बातें आपकी जगह सही है कि किसी की कंडीशन ऐसी है या वो है, फिर एक समुचित विकास नहीं हो पाता है, फिर हम भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। बात वही है, फिर इंडिया में ये क्यों होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या तो आप जैसे गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही चल दी है बिना सोचे समझे, या आप जेई नीट के पीछे ही चल दी है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। वो जब स्कूल में आप सब चीज़ें पढ़ो इक्वली, और एजुकेशन को कभी भी पैसे से नहीं देखना चाहिए। ये इंडिया में दिक्कत है, एजुकेशन हम सिर्फ पैसे के लिए या हम जॉब पैसा कमाने के लिए नहीं करते, दैट इज नॉट द प्राइमरी पर्पस। आई थिंक आप समझे होंगे। जी। तो वो चीज़ है ना। तो एक आई विल से समुचित विकास होना चाहिए इंसान का, थोड़ी। जी, मैंने इसीलिए मैंने दो चीजें रखी। एक तो उसे नैतिकता का बोध होना चाहिए, और दूसरा उसे कमाना चाहिए। इसके बाहर बाकी सब विलास, मतलब क्या कहते हैं, अ, शब्द क्या है, अरे चलिए वो दूसरा शब्द ले लेते हैं कि वो सब आराम की चीजें हैं, ठीक है। बाकी सब बात में आता है। पहले आप कायदे के इंसान बनिए और कमा लीजिए, बस। इसके बाद आप कितने योग्य है ना है, ठीक है, बाद बाद में देखा जाएगा। चलिए, तो नीट और जेई की बात में स्पेसिफिकली आते हैं। जैसे आपने इतने वर्ष पढ़ाया है, तो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं आप, ले लिए हैं आपने? ऑफलाइन में 2 से 3 महीने इंदौर में रहा था, तो वहाँ मैंने लिए थे स्टार्टिंग में, और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन ही था। ठीक है, तो वहाँ अच्छा ऑफलाइन से में क्या माहौल रहता है जब क्लास में आप जाते हैं? सब बहुत ही अच्छे रहते हैं मिजाज में, या फिर दुखी रहते हैं? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि देखिए ऑफलाइन में भी फिर वही है कि उनको एक तरह से मिल्क करना है कि जो बच्चे टॉप हैं, आजकल जो चल रहा है टॉपर्स की, तो पूरी एक अलग उनने बैच बना दिया, उनको एक अच्छे टीचर दे दिए, उनको पढ़ा रहे हैं। और बाकी जितने बच्चे हैं उनको एक एवरेज टीचर दे दिए, और फिर वो टीचर को बस यही है कि कोर्स कराना है। और बच्चे भी आप देखो
थोड़ा मैं डाटा आपके सामने पेश करूँ, आप भी देख के स्क्रीनशॉट लगा देना। ये नीट और जेई की बात करूं मैं तो 2021 से लेकर 24 की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2024 में 24 लाख बच्चों ने रजिस्टर्ड कराया, और जेई में 14 लाख बच्चों ने रजिस्टर्ड कराया। कोई भी एग्जाम में इंडिया में इतने बच्चे सिंसियर होते ही नहीं है, हार्डली 10% बच्चे ही पढ़ते हैं। जो एक हुआ दिखाया जाता है कि इतनी सीटें हैं, आपके इतने बच्चे हैं, तो 10% ही होते हैं या 5% ही पढ़ते हैं। उसके बाद भी काफ़ी कंपटीशन है। तो ऑफलाइन में जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे 11th क्लास दी गई। 11th क्लास और ड्रॉपर अलग अलग होती है। 11th क्लास बिल्कुल 10th से आते हैं एकदम से, तो उनको काफ़ी बारीकी से और इजीली समझाना पड़ता है। तो अगेन वो वेरी करता है, बट हाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी डिफरेंस ये। अच्छा, तो स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन होता है आपका ऑनलाइन में? ऑनलाइन में हाँ, मेरा वर्क थोड़ा डिफरेंट था, प्योर टीचिंग नहीं था वेदांतु में। जो सिर्फ टीचिंग कराते हैं, जैसे मेरा था 1-to-1। अभी आप मान लीजिए जो हम 1-to-1 ले रहे हैं, मान लीजिए आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपकी यह क्लास लूँगा। एक ऑनलाइन में जो क्लासेस ली जाती हैं, और एक पेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमको प्रोवाइड किए गए थे, लगभग 200 बच्चे। तो उनकी मेंटरशिप लेना था। आई एम हैविंग नॉलेज ऑफ दैट ऑल्सो। मेंटरशिप, बच्चों से डिस्कशन करते हैं, टाइप ऑफ साइकोलॉजी, और पेरेंट्स से भी डिस्कशन करते हैं, तो इंटरेक्शन होता था बड़ा सब तरह के तो स्टूडेंट से। 200 ये क्लास जो अच्छा, तो 200 बच्चों के साथ अपने 1-on-1 इंटरेक्शन किया है, मान लेते, ठीक है। हाँ, साल भर का रहता है वो। मेरे को जैसे हाँ। अलग अलग टीचर्स होते हैं ये। तो सैंपल साइज तो ठीक ठाक है, पर तो यहाँ से सवाल है मेरा कि मिजाज कैसा रहता है उनका, कि बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है, या फिर घर से धकेल दिया है, होते जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है विषय में? वेरी करता है, मतलब 70 to 80% तो ऐसे ही चल रहा है ऐसे ही बच्चों चल का। रहा और कुछ होते हैं है, ऐसे स्कूल कुछ में चलता था, यहाँ पर भी वैसे ही चल रहा है? अच्छा। हाँ, कुछों का और बेकार। अच्छा, ठीक है। बट स्टिल मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ बच्चे दे रियली मोटिवेट्स टीचर। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, क्वालिफाइंग एन एग्जाम इन इंडिया इज नॉट दैट इजी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। मैं बोल, आप जेई नीट यूपीएससी है, मैं उसको एग्जैगरेट नहीं, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। तो लास्ट ईयर ही जैसे मैं वेदांतु में था, एक बच्चे के 99.3 परसेंटाइल आए थे जेई में। टॉपर था, उसने साल भर पढ़ाई करी, सब किया। एक स्टूडेंट और था, तो कुछ थे ऐसे, मतलब मेरे को जो अलाउट हुए उसमें 10 से 15 बच्चे थे अच्छे। तो मिक्स टाइप बच्चे मिलते हैं, बट वही है 10% ही सिंसियर होते हैं बहुत। ठीक है, तो 10% सीरियस होते हैं। हाँ, आ, 10%। सीरियस होते हैं। हाँ, यूपीएससी का भी मुझे एक आंकड़ा पता था कि विकास सर ने एक बार कहा था कि 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देने आते हैं 5 लाख। उनमें से एक 1 लाख ने ठीक ठाक पढ़ाई की होती है। हाँ 1 लाख में से 15,000 मान लीजिए जो कि पढ़ाई भी की है और उनमें पाने की योग्यता भी है। उस 15,000 में आप क्या 3,000 में आप आते हैं जो मेंस देते हैं? उसके बाद आप 3,000, मतलब मेंस नहीं, सॉरी, 3,000 इंटरव्यू में जाते हैं, 1,000 मोटा मोटा। हाँ, तो शायद आई थिंक 1,000 का सिलेक्शन हो, 1,000 पे डोंट एग्जैक्टली, समवॉट उसी के अराउंड सिलेक्शन होता है। देखिए यूपीएससी नीट में बेसिक अंतर ये, वहाँ आपने ग्रेजुएशन कर ली है, उसका रुतबा ज़्यादा है। वहाँ सीटें कम हैं, और वहाँ खिंचते लोग 7-7 8-8 साल खिंच जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। दैट इज़ नॉट माई डोमेन, बट वहाँ ये दिक्कत हो जाती है, आपकी एज हो जाती है 30-30 साल तक। हम भी उसी तरह के विक्टिम हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस कि कॉलेज परमिशन चली गई और वो, बट वो अलग बात है। ये चीज़ होती है। तो एट द एंड वही मैंने बोला कि इसको एग्जैगरेट किया जाता है। बहुत रास्ते खुल गए हैं आज, ज़रूरी नहीं है कि आप यही करो। इंटरेस्टेड हो 1-2 साल करो, उसके बाद आप जो है अपना रास्ता वो ये। ओके, कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में अगले पड़ाव में आएंगे। आखिरी सवाल यहाँ पे मेरा रहेगा कि ये सवाल बहुत जगह में लाता हूँ, क्योंकि अच्छा, लड़के और लड़कियों में आप कोई भेद देखते हैं प्रिपरेशन में, मेंटालिटी में, या फिर कुछ भी, जिनको आप एक पढ़ाया है या फिर जिससे आप पहचानते हैं? मल्टीपल मल्टीपल रीजन है, हम एक खाका नहीं खींच सकते। मतलब बच्चे की कंडीशन बच्चे पे डिपेंड करता है बहुत से। आपको मिक्स मिलेगा, ऐसा कोई वो डिफरेंस है नहीं। क्योंकि अगर आप वो पेट्रियार्कियल सोसाइटी के हिसाब से बता रहे हो कि पढ़ा रहे हैं, लड़की आगे पढ़ना चाहती है, तो पेरेंट अगर वो मेंटेलिटी, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट करना, क्योंकि इंडिया में अभी भी वही है, तो ऐसा नहीं है। मतलब पेरेंट्स अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो जो पढ़ने वाली है बच्ची वो बाकायदा ध्यान देती है, जो पढ़ने वाला लड़का है वो भी ध्यान देता है। तो एज सच मुझे तो इतना दिखा नहीं, बट कुछ केसेस में लड़कियां कहीं ज़्यादा सिंसियर होती हैं।
बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सिंसियर होती है। पढ़ने की तरफ। बट वो बोर्ड में आप रिजल्ट देखोगे तो ज्यादा ही आता है, लाइक हमेशा गर्ल्स का जो है परसेंट है और ये सब जो है थोड़ा बहुत। हाँ, उन्हें कोई काम अगर दिया जाए तो शिद्दत से करती है, ज्यादा सवाल नहीं करती क्या है नहीं है। लड़कों में ये हाँ देखता हूँ कि वो सवाल बहुत करते हैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं, इससे तो खेती बाड़ी कर लेता। हाँ, सवाल जी, करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बराबर। इससे याद आया, मैं शेयर करूंगा एक मेरे स्टूडेंट से एक लंबी बात हुई फोन पे। सर मैं तो ये करना चाहता हूँ, फिर मैं बिजनेस, होता है ना 17-18 साल का बच्चा कहीं कुछ देख लिया, जैसे आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का कर लो आप, और कॉलेज जाने की डिग्री की कोई जरूरत नहीं। वो इतना बबल टाइप का है आजकल, अब चल रहा होगा, आपने नेट पे देखा होगा, अरे डिग्रीज आर द यूजलेस। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, लाइफ में कितने जो है आपके जो ये स्टार्टअप्स हैं सक्सेस होते हैं और कितने सक्सेस नहीं होते हैं। एटलीस्ट आपके पास डिग्री रहेगी तो वर्स्ट सिनेरियो में भी आप जो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे साथ वो लाइफ में वर्स्ट सिनेरियो आया है, तो वो चीज़ है। आई एम नॉट सेइंग, तो चीज़ें हैं, मतलब वो सब तो है। खैर, तो कोचिंग इंडस्ट्रीज की तरफ थोड़ा बढ़े अपन। क्या आपके और सवाल? नहीं नहीं, यहाँ पे यही आखिरी सवाल था, जैसे कि बताया, जो कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने रिसेंट तो नहीं है, कुछ महीने पहले एक चीज मैंने देखी थी। मैं यूपीएससी के मतलब विषय में जुड़ा था, क्योंकि विकास सर को बहुत सुनता हूँ मैं, मतलब ठीक ठाक खबर रखता था। अब वहां पे सुना था कि अगर कोई किसी स्टूडेंट ने आपके इंस्टीट्यूट से बस एक मॉक टेस्ट भी दिया होता, तो उस बच्चे की तस्वीर भी ये इस्तेमाल कर रहे थे एडवर्टीजमेंट में कि हाँ हाँ, इस टॉपर ने हमारे यहाँ से भी ली, क्या ली पता नहीं, पर यहाँ से भी वो था, ऐसा कुछ था। इसकी वजह से भी फाइन लगाया गया और दिया, ये बाध्यतामूलक किया गया कि आप उस तस्वीर के नीचे दिखा दे कि कौन सा वाला कोर्स उसने लिया था। सिर्फ मॉक टेस्ट लिया था तो वो दे और फाइन लगा था बहुत लोगों, मतलब बहुत इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। ये चीज मैंने देखी थी। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि नीट में और जेई मेन में कि ये जो अभी शायद advertisement- अभी की ही बात है, अभी की ही बात है। विकास दिव्य कीर्ति पे भी शायद कुछ फाइन लगाया गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कुछ टाइम पहले ही, कि इसी तरह का। एंड इट्स टोटली ट्रू। देखिए बात वहीं आ जाती है, कोचिंग इंडस्ट्री। आपने बोला कि जब का क्वेश्चन था कि जब स्कूल में इतना कर ही नहीं रहे तो कोचिंग का क्या फायदा है। एट द एंड वही ग्रीडी कैपिटलिज्म है, नहीं तो कोचिंग के बहुत फायदे हैं। बट वही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाओ, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करो। तो 6th क्लास का बच्चा भी ऑफलाइन मतलब आ रहा है, और लाइक अब तो 4th क्लास के बच्चों को भी कोर्सेज आ चुके हैं। बाईजूस तो यही करता था ऑनलाइन में। ऑनलाइन में घर बैठे बैठे बच्चे तो 4th क्लास के बच्चे को भी कन्विंस करते हैं कि आप किसी भी क्लास में हो, हम आपका जो सिलेबस कवर करवा देंगे। तो वो सब एट द एंड, तो अब जो आप उस पर आ रहे हो रिजल्ट में ना, उस पर दिया होगा। तो कोई भी टॉपर आया, अब एट द एंड कोई भी बच्चा या माँ बाप क्यों वहाँ पे एडमिशन लेता है? ताकि मेरा बच्चा पढ़े और वहाँ से सिलेक्ट हो, अच्छी जगह जाए और उसका नाम हो। तो कोचिंग वाले ये दिखाएंगे कि देखो ये मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ है, जैसे ये पढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं तो उससे एनरोलमेंट बढ़ जाता है। एक रीज़न ये होता है। उसके बाद जो टॉपर्स होते हैं, आप देखोगे लगभग लगभग वो सारी कोचिंग में उनके फोटो आते हैं। मतलब जेई नहीं, मैं तो नीट में तो कब से चल रहा है, मुझे ये चीज़ें शुरुआत से ही पता थी। तो एलएन से ही मैं एज अ जब स्टूडेंट था, तो यहाँ तो 2 टर्म यूज होते हैं, क्लासरूम और डिस्टेंस। नाम थोड़ा बदल जाता है। क्लासरूम मतलब मान लीजिए कोटा या दिल्ली में बच्चा वहाँ जाके पढ़ रहा है। डिस्टेंस टेस्ट सीरीज है या मटेरियल मंगवा लिया, ये कोविड से पहले की बात है। तो इस तरह से अब बच्चे ने मान लीजिए कहीं भी कोचिंग में पढ़ा है तो वो वहाँ पे नाम पब्लिश कर देते हैं। या ऐसा भी कई बार हुआ है अंदर अंदर कि भाई हमें ये पता पड़ गया कि ये बच्चा टॉप करेगा, अब ये बच्चा टॉप करेगा, तो समहाउ उसे कन्विंस करके फॉर्म भरवा दिया और उसको जो है वो भी दे दिया अपना मटेरियल टेस्ट सीरीज, और देखो ये हमारे यहाँ पढ़ा। तो आप देखोगे सेम बच्चा 5-6 कोचिंग पे उसका फोटो आता है, तो वो सब जगह जाता भी है, बट पढ़ा वो एक ही जगह से हो। दैट इज ट्रू। ये डर्टी टैक्टिक्स है, तो ये तो पेरेंट्स को समझना चाहिए। और मैं यही एक बात और कहना चाहूँगा सबसे, कि यूपीएससी टॉप 10 आए या नीट में टॉप 100 या टॉप 10 आए या जेई में टॉप 10 टॉप 100 आए, एक जो एवरेज बच्चा है उसके लिए चीज़ बहुत डिफिकल्ट है। मैं बहुत रियलिस्टिक ग्राउंड बात बोलूंगा, इसको समझना आप। हमें एक सीट, एक अच्छा कॉलेज चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी बने, ये चीज़ है। तो हम टॉप पे बिल्कुल ही टारगेट ना करें या उसी के पीछे ना भागो, है ना, कि एंड तक। आपको एक अच्छी सीट चाहिए, आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो वहाँ पे मुझे वो सीट चेज करनी चाहिए। तो टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो।
ये टॉपर्स कई बार ऐसे स्टेटमेंट बोल देते हैं, और हो सकता है उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, लाइक वो 9th का 10th में पढ़ लेते हैं, 10th का 11th में पढ़ लेते हैं, दिस इज रियलिटी। एवरेज बच्चा टॉपर की हर बात ब्लाइंडली फॉलो ना करे, ये मैं बोलना चाहूँ। हाँ, जैसे आपने बताया कि आप 2 संस्था में काम कर चुके हैं, तो वहाँ पे 2 अलग-अलग संस्थाएँ थी, तो वहाँ पे वैसे कोई डिफरेंस है? आपने क्या था वेदांतु में और वेदांतु में तो लाइक ये चीज क्लियर थी, अच्छी बात बोलूंगा वेदांतु की अप्रिशिएबल, कि वो ये काम नहीं करते हैं कि ये किसी दूसरे बच्चे का जो है लाइक, अभी ही लास्ट ईयर 2024 में दक्ष करके नाम याद नहीं आ रहा बच्चे का, उसके जो जेई एडवांस में मैथ्स में 100 में से 100 आए। इट इज वेरी लाइक, बट वेदांतु ये नहीं करता है कि लाइक दूसरे का रिजल्ट परचेज कर लिया, ये कर लिया, बट अदर लाइक कोचिंग यूज टू डू दैट। बाकी मोटा मोटा वो सब सेम ही रहती हैं, कोई कम ज्यादा, मान लीजिए बोलते हैं ना 19-20 18-20 का अंतर होता है, वो डिफरेंस आ सकता है, मोटा मोटा तो सब सेम ही रहती है। मतलब कोचिंग का आप इस तरह सिस्टम आप मानो, बच्चा वहां से पढ़ के सीख के आ सकता है, बट उनका मोटा मोटा वो पूरा बिजनेस ही है, और वो ये बोलना नहीं चाहिए, बट दे विल यूज द टर्म कस्टमर या यूजर। हम जब अच्छा, अच्छा, जब भी खराब बात कीजिएगा तो सब कह के बताइएगा, वरना केस वेस लग जाएगा। अच्छी बात पे आप नाम बता सकते हाँ मतलब अब वो तो आप पढ़ ही नहीं, देख लीजिएगा। तो वो चीज है वहां पे कि उनका यही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालो, और जो टॉपर है, टॉपर से ही एक तरह से वो आता है वहां पे, लाइक दोबारा एडमिशन होता है। बट आप ये सोचो कि अगर 15 लाख बच्चे उसमें किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, और उसमें से 10,000 अभी पढ़ने वाले हैं, और 5,000 सीटें हैं, तो आपसे टॉप 10 के हिसाब से उनको सोचो, उनको इंस्पिरेशन बनाना ठीक है, बट हर कोई तो टॉप 10 में नहीं आ सकता ना एट द एंड, ये। और हमें एक जो है कॉलेज अच्छा चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि मैं टायर 3 कॉलेज से पढ़ा हूँ। एक अच्छा कॉलेज बहुत बहुत जरूरी है कैरियर के लिए, मल्टी डायमेंशनल, आपके पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू द एजुकेशन। फिर वो चाहे वहाँ पे आपकी कंपनीज आ रही हो, फिर चाहे ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो एक अच्छा कॉलेज बहुत जरूरी है, इसलिए एग्जाम्स रखे हैं। तो कोचिंग का तो मेनली यही है, लाइक पैसा कमाना, जनरेट करना। अच्छी बात है, आप ऐसे सीख सकते हो चीज़ें, एक बार 1-2 साल प्रिपेयर करो आप, और थोड़ा सा वहाँ पे फिर दूसरी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ये फिर वो बच्चे के ऊपर बात आ जाती है, उधर शिफ्ट होते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक वी कैन मूव ऑन दैट पार्ट। हैं। जी, जी, जी। वहाँ पे जाएँगे और बस मैं अपनी एक अभी एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब अभी भी जब कोई पूछता है कि भैया अच्छा कॉलेज चाहिए, नहीं चाहिए, मैंने कहा कि देखो अच्छा कॉलेज, पढ़ाते अच्छा हो, खराब हो, जो भी हो, एक चीज़ याद रखना, अच्छे कॉलेज में अच्छे बच्चे आते हैं। उनके साथ जब रहोगे ना, उनके साथ जब रहोगे, तो बेकार का काम नहीं करोगे। थर्ड क्लास किसी कॉलेज में जाओगे, चल भाई थोड़ा खा लेते हैं, चल भाई थोड़ा घूम लेते हैं, चल मैं जो भी। मैं रॉ फॉर्मेट में बोलूँ आपसे, लेकिन फिर वो अडल्ट यहाँ पे 18+ टर्म आ जाएगा। वहां पे आपको जो जितनी बकवास चीजें हैं 3rd क्लास में, वहीं सब मिलेंगी। अडल्ट कंटेंट, जैसे आप मानो आप जाओगे सीधे, एक लड़का जाएगा 3rd क्लास और टॉप क्लास में क्या अंतर होता है। तो 3rd क्लास में आप जाओगे तो सबसे पहले तो वहाँ कोई इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने का। मैंने जिस तरह से पढ़ाई की है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी भी नंबर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। मान लीजिए मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं ये मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहा हूँ, कि इलेक्ट्रॉन्स आके मेटल पे यहाँ पे टच कर रहे हैं, और वहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर लाइट जल रही है। मुझे इसका एप्लीकेशन समझना चाहिए, मुझे इसका डेली लाइफ में समझना चाहिए। हमेशा नंबर चेज नहीं करना चाहिए। आई एम वन ऑफ देम कि मैं 3 घंटे में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था, मेरे साथ ये हुआ है हर बार। मतलब होता ना, हर बार बच्चा टॉप करता है और 90% आता है, मेरे आते थे लगभग 80% या उसके आसपास, और एक सब्जेक्ट इतना अच्छा होता था मेरा जिसमें टीचर और टॉपर भी कहते थे कि यू कैन डू। तो हम प्रोसेस को पूरा समझें, और उसके बाद नंबर के पीछे चेज ना करें ब्लाइंडली कि मुझे वही सीधा 9 CGPA लाना है, बिकॉज लेटर ऑन CGPA इतना मैटर नहीं करेगा, नॉलेज मैटर करेगी। आई थिंक यू नो। हाँ, हाँ, मैं भी कोशिश करता था कि साल के बाकी समय समझने के लिए पढूँ। ठीक है, परीक्षा के 2 हफ्ते पहले थोड़ा रट्टा मार लेते, जो चीज़ें बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हाँ, वो सब चल तो जाता है। आप टायर 3 कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पढ़ाई का ऐसा कोई माहौल नहीं होगा। वहाँ लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में जाएंगे, जैसे वो यूजलेस है, उसका कोई टाइम वेस्टेज है। वहाँ लोग वही चीज, बॉलीवुड, क्रिकेट शिकेट, फालतू की बातें। वहाँ अडल्ट कंटेंट, वहाँ जो है मतलब दारूबाजी, ये सब
ये आपको टॉप कॉलेजेस में भी मिलेगी, ये एम्स में भी मिलेगी, ये आईआईटी में भी मिलेगी, आईआईएम में भी मिलेगी। एडिशनली वहाँ पे और दूसरा कोई स्किल आप देखोगे बच्चे के पास बहुत कम है। मान लीजिए किसी को वायलिन गिटार बजाना बहुत अच्छा आता है, किसी को चेस बहुत अच्छा आता है, कोई डिबेट में बहुत अच्छा है, कोई मान लीजिए स्किल या कोडिंग में बहुत अच्छा है। ऐसे मल्टीपल हमारी स्किल्स हो सकती हैं। तो एक अच्छे कॉलेज में जाओगे ये एडिशनल मिलता है। वहाँ पे आपको ओपन एक तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, सोच सकते हो, और एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब जब हम 18 से 20-25 तक होते इतने तो समझदार होते नहीं है, इसीलिए टॉप कॉलेज अच्छा है। आई होप ये चीज मैंने थोड़ा क्लियर बोल दिया। हाँ नहीं नहीं ठीक है, बस आप शब्दों का इस्तेमाल ना करेंगे ऐसे जैसे कि सेंसर हो बस, बाकी तो इंसान समझते हैं जो एआई नहीं समझता। आ, आप जो बता रहे थे कि बाप माओ को क्या नहीं करना चाहिए, उस पे थोड़ी रोशनी डालिए। हाँ, दोनों बातें मैं बताऊंगा। पहली चीज तो हम कंपेयर करना छोड़ दें। मेरे पेरेंट्स ने कभी कंपेयर नहीं किया, मैं अपना ही लेके चलता हूँ। एक किस्सा यहाँ बताता हूँ। 12th मैंने काफी पहले किया था, लाइक, और 10th उससे भी पहले। 10th में मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, तो मदर उनके साथ रहती थी, और उस टाइम पे 2008 या उससे पहले मैंने किया था, तो ग्रेडिंग सिस्टम चलता था। पढ़ाई में अपने हिसाब से काफी करता था जितनी समझ थी। एक तो पढ़ने का जो तरीका होता है कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है, और भी मल्टीपल चीजें होती हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं। उस टाइम पे मेरे मार्क्स आए थे ऑलमोस्ट 79-80%, जो मेरे हिसाब से अच्छे। अब मैं वो शो ऑफ नहीं करता, मेरे 98 आए, फिर मैं रो रहा हूँ डिप्रेशन में। आई वॉज हैप्पी विद दैट, ये अपना। बट वहां पे ये चीज हुई कि इंग्लिश में मेरे एक तरह से बैक लग गई, और वो भी उनकी गलती थी, चेकिंग वालों की, सीबीएसई वालों की। 25 मार्क्स। अब 16-17 साल में आपकी का मानो एक्सपेक्टेड मार्क्स कम आए, आपके मानो मार्क्स कम आ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। वहां माँ बाप को कभी डांटना या फोर्स नहीं करना चाहिए, तू क्या कर रहा है, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है, तू क्या जा रहा है। इससे बच्चे की जो है मेंटल हेल्थ या परफॉर्मेंस पे असर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे थोड़ा रुकिए, मैं एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ, यहाँ पे सेम टू सेम है। अब मैंने बहुत सारे जो मैट्रिक टेस्ट होता है ना, 10वीं का जो परीक्षा होता है, हाँ, वहाँ पे मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, ठीक है। तो वहाँ पे अंग्रेजी में दो पेपर, मतलब दो अलग अलग मॉक टेस्ट थे। तो एक में मुझे बहुत कम नंबर आए, अरे एक में मैंने इंस्टीट्यूट में टॉप किया। मैंने मेरे पिता को बताया कि, और मैंने तो दो पेपर एक ही जैसे लिखे थे, मैंने दिए हैं, तो इसमें भी जितना हो सकता था उतना ही किया, इसमें भी जितना हो सकता है इतना। जिसने चेक किया इसे, उसे ये वाला इतना खराब लगा कि उसने इतने कम नंबर दे दिया, और इसने मुझे इंस्टीट्यूट का टॉपर बना दिया, जितने भी लोग ने मॉक टेस्ट दिया था। तो ये भी होता है कि आपने जैसा दिया है आपको पता है, उन्होंने कम दिया है ज्यादा दिया है, इसमें ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। 5-10 मार्किंग का अंतर हो सकता है। बहुत ज्यादा। हाँ, किस वो नहीं है। अच्छा, समझ नहीं। 10। तो बच्चा जब 16-17 साल का बच्चा पहली बार बाहर जाता है तो काफी चीजें होती हैं। एक तो उस कुछ बच्चे ज्यादातर खुद ही चाहते हैं कि यार हम पढ़े लिखे एक अच्छे कॉलेज में जाएं। बट आप बाहर जाते हो पहली बार, जैसे मैं कोटा गया था, तब में और अब में काफी अंतर हो गया है। अब लगभग हर स्टेट के 3-4 शहर में ब्रांचेस सबकी खुल चुकी हैं। एलएन, आकाश, और भी जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं सबकी। और आप ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उस टाइप पे नहीं था, बट ऑफलाइन आज भी जाते हैं बच्चे। उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बच्चा जब पहली बार जाता है तो वही जो इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ, ये सबसे जरूरी है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मुझसे कोई कुछ कह देता था तो मैं उसको सोचता रहता था ये 2 घंटे उस टाइम पे। अब किसी ने कुछ कह दिया, मैं सोच रहा हूँ, पढ़ाई मेरी सामने बुक खुली है, ये ऑनेस्ट बात है आपको बता रहा हूँ, अभी किससे बोलोगे ऐसी प्रॉब्लम्स, बच्चा किससे बोले। ऊपर से पेरेंट्स अब वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे। हमेशा बच्चा ही गलती नहीं करता, या ये नहीं कि बच्चा बाहर जाके कुछ गलत करे, होते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। या और भी कुछ चीज़ है वहाँ पे। कई बार आप देखते हो कि एक और चीज़ है जो रिलेशन, या मैं बोलूँ अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, जो कि होता ही है, उसमें फंसना नहीं फंसना, वो चीज़ क्लैरिटी देना। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ बहुत क्या बोलूँ इसके साथ, कि जितने आप देखोगे टीचर्स हैं उनसे जो ऑनलाइन है जितनी फेमस है, उनका मैंने देखा है, मैम हमको रिलेशनशिप्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं करेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी डेंजरस। आप खुद देखो, एक बच्चा इतना बड़ा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है जहाँ उसका कैरियर है, और आप रिलेशनशिप में आपने देखा आप रहे हो कितना हम इमोशनल अटैच होते हैं। आई एम ऑलमोस्ट 30+, आज भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन 16 साल में अलग था।
कितना हम वो अटैच रहते थे, ऊपर से टाइम कितना लग रहा है। और टीचर समहाउ हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। और मैं यूट्यूब के टॉप टीचर्स की बात कर रहा हूँ, मुझे इतनी गुस्सा आती है। आप उसको ये बोलो ये चीजें बाद में किया जाना चाहिए, तो बच्चा वहां फंस गया। यहाँ यहाँ एक पर्सपेक्टिव मैं भी रखना चाहूंगा कि ठीक है, आप आपको लगता है कि वर्थ इट है, कीजिए, लेकिन आप एक अच्छी परीक्षा क्रैक करने के लिए इतना समय दे रहे हैं, आपका पार्टनर फालतू का कोई नहीं होना चाहिए, जिसके पास मैं समय ही समय है, समय ही समय अगर है, 24 घंटे उसके बीतते नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं हार्डकोर बोलना चाहूँ, मे बी इट विल ऑफेंड, मुझे नहीं लगता, आई एम टोटली अगेंस्ट 1000 में से एक। क्योंकि मैंने बोला ना, मैंने बच्चों को देखा और मैं एज ए स्टूडेंट रहा हूँ कोटा में। आप इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स। तो अगर आप वही फिर मेंटली इमोशनली स्ट्रेंथ हो आप में इतनी, और आप वहां पे वो ऐसा मिले जो कि 1000 में से एक ही होता है या 1000 में से 5 ही होते हैं, बाकी सब ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो चीजें आप, और आप बायोलॉजी वाले तो आप समझते ही हो वैसे भी अट्रैक्शन, वो आप बाद में भी कर सकते हो, अभी इस पे ध्यान दो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो है, आप देखोगे यहाँ पे वही जो इमोशनली कई बार बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहा है, उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर माँ बाप उस पर एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं कि देखो पड़ोसी के तो इतने आए थे, तुम्हारे इतने मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कम नहीं आ रहे हैं। वो पढ़ रहा है फिर भी कुछ रीजंस, बहुत चीजें होती हैं। तो वहां पे माँ बाप को जरूरी है कि कंपेयर ना करें, उससे हमेशा बात करते रहें। और यही चीजें धीरे धीरे करके बच्चे की मेंटल हेल्थ पे असर डालती हैं। आपने देखा होगा काफी केसेस, बच्चे जो है, इट्स नॉट ऑलवेज एज डार्क, बट मेंटल हेल्थ तो खराब होती है और बच्चा कई बार किसी से डिस्कस भी नहीं करता। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को थोड़ा देखना चाहिए। और यही मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो 200 स्टूडेंट्स से मेरा कनेक्ट था, 20 30 या 40 पेरेंट्स से मेरी बात भी हुई, उसमें 2 3 पेरेंट्स दे आर अमेजिंग। जब डिस्कशन हुआ उन्होंने बोला कि हमने अपने बच्चे को अभी तक फ़ोन भी नहीं दिया है। हम बोलते हैं ना कई बार कि आजकल का जो फ़ोन का वो ज़माना है, ये है वो है, तो हम अपना ही एक टैब दिया है, उसी में बच्चे को जो देखना है वो देखता है और ठीक है। उसका पर्सनल फ़ोन हमने अभी तक नहीं दिया और वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है। तो थोड़ा पेरेंट्स को भी वो होता है, देखना होता है। एक और पेरेंट्स से डिस्कशन हुआ, उनने बोला कि नंबर आए नहीं आए दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, सिलेक्शन हो नहीं हो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। और बच्चा कंसेप्ट को समझे, बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, बच्चा उसमें डीप डाइव करे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक लेकिन पेरेंट्स आदित्य जी, एक सवाल तो आएगा कि कंसेप्ट समझ लिया लेकिन क्रैक नहीं कर पाया, तो इतने साल तो गए, ठीक है, जो भी हो, अब करेगा नहीं, क्या? वो 11th क्लास में था बच्चा, और वो स्पेसिफिक पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो पढ़ने में भी अच्छा था। जब हमें इंटरेस्ट आ रहा है, हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो वो तो पेरेंट्स के वर्ड्स थे एज इट इज मैंने बोले, तो बच्चा अपने आप इंटरेस्ट आएगा। एट द एंड तो देखिए, मेरे को फिर यहीं पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। कई बार हम क्या करते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं एग्जाम से भी। तो मानो वही मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करी, या आप बोलो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करी। अब आप इमोशनली अटैच हो जाओगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, तो वो तो बहुत डीप जा सकता है। मेरे को लेकिन एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, तो ये भी बच्चे को देखना है कि एग्जाम के हिसाब से जो लिमिटेड है उतना पढ़ना है, वो समझ के अप्लाई करना आना चाहिए। तो वो चीज बच्चे को देखनी होती है कि ये पढ़ने का तरीका है। मैं अभी जब शायद 11वीं और 12वीं में था, मेरे केमिस्ट्री के जो सर थे, उस मैंने पूछते पूछते उनको पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन होता है ना, ये भी पूछ रहा था, सर एक को दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? बोले तुम बाद में शाम को मेरे पास आना, अभी पढ़ते हैं, ठीक है, सबके साथ पढ़ते हैं, वो सब बाद में आलोचना की जाएगी। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर बच्चे को क्यूरियोसिटी है तो ये बहुत अच्छी बात है। टीचर को कई बार स्कूल में तो टीचर डांट देते हैं, उनको पता नहीं होता, ईगो पे आ जाता है समटाइम्स। तो अगर बच्चे को ऐसी क्यूरियोसिटी आ रही तो ये अच्छी बात है, वो मेरे में भी थी, तो वो आप बचा के रखो। बट हमें इमोशनल नहीं होना, हमें एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना है, और ये मिस्टेक मैंने भी करी थी। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना होता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। आपको पहले समझना है, फिर क्वेश्चंस लगाने, फिर रिवीजन भी करना है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन आप 48 से 72 घंटे के बाद आप देखोगे भूलने लग जाता है, थोड़ा 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 चीज़ें आप देखोगे, तो अगर आप रिवाइज नहीं करो तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड ये चीज़ें, तो दिस इज व्हाट, कि पेरेंट्स को थोड़ा ये चीज़ें ध्यान देनी होती हैं कि बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर या फोर्स नहीं करें, उससे बात करते रहें, ऐसा जो भी हो। बच्चे को अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करें, क्योंकि फिर वही मैंने बोला 70 से 80% बच्चे हैं, या और 60 70% बच्चे हैं, उन्हें तो पढ़ना ही नहीं है, वो कोटा में भी जाके उल जुलूल चीज़ें करते हैं। तो वो, बट जो वो बच्चे 10 से 20% वो अपनी तरफ से मेहनत करें, वो बाकी चीज़ों से दूर रहें। और हाँ,
सोसाइटी जो होती संगत, आज मुझे याद आ रही है, मेरे पेरेंट्स बोलते थे इट हेल्प्स अ लॉट, कि आपकी अच्छी सोसाइटी हो, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। तो आप जितनी गंदगी वाली चीजों से बच जाओगे तो वो आप उस तरह के फ्रेंड्स बना सकते हो, तो आप कॉमन डिस्कशन कर सकते हो, तो वो चीजें हेल्प करती हैं। यही सब है। हाँ हाँ, जैसे कि मैं जब 10वीं नहीं 7वीं में पढ़ता था, तब से ही एक दोस्त था, ठीक है। अब मौज की बात देखिए ये है कि हम दोनों ही, वो एक स्कूल का टॉपर था, मैं दूसरे स्कूल का टॉपर था, लेकिन हमारे पीछे जो थे वो क्रिकेट फुटबॉल ये सब नहीं खेलते थे, हम सारा दिन लगे रहते थे उसमें, ठीक है। कभी यहाँ चले गए, कभी साइकिल लेके वहां चले गए। हाँ, और एक भैया थे, उनके साथ आलोचना करते थे, तो ये संगत शायद ठीक ठाक थी और अच्छा लगा। अभी जैसे देखिए कि जैसे कि बहुत फील्ड के लोगों से मिल रहा हूँ, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि यही आसान है, दूसरा का उदाहरण मैं कैसे दे सकता वही गेस्ट है। हूँ। हाँ हाँ, आसान कि अभी जैसे कि पॉडकास्ट करते करते बहुत यूट्यूबर्स से मिला हूँ, ये एक नेटवर्क हुआ है। जैसे कि मैं कुछ लेख लिखता था यहाँ पे, वहाँ पे एक नेटवर्क है। किताब एक है कि कहानियों की, जैसे बंगाल में आप देखिएगा कि डिटेक्टिव कहानियां या फिर जो साइंस फिक्शन की कहानियां बहुत मशहूर है, तो वहाँ पे पब्लिकेशंस की वहाँ पे एक नेटवर्क है। और क्रिकेट वगैरह जहाँ पे हम खेलते हैं, बच्चों के साथ हो, अपने उम्र के साथ हो, थोड़े बड़े भी खेलते हैं, वहाँ पे भी एक नेटवर्क है। आपको इतना ओवरलैप नहीं करना है। जैसे कि हम क्रिकेट वाले लोगों से वहाँ पे ज्यादा ज्यादा अब उन लोगों की आलोचना भी उनकी तरह ही होगी। अब क्या करें, उनका जीवन चल रहा है। आप बाकी लोगों के साथ अच्छी आलोचना कर सकते हो, वहां पे क्रिकेट खेलिए, खेल के क्रिकेट को मैदान में रख के घर चले आइए। यू मस्ट एबल टू सेपरेट द थिंग्स, यू मस्ट नो हाउ टू। वो चीज मेरे में नहीं थी अर्ली एज में, अगर वो हो जाए दैट इज बेस्ट। ये चीज है। तो यही सब होता है, लाइक बातें चीजें होती हैं। तो कोचिंग में फिर अब मैं जैसे बात करूं टीचर्स की, तो हम टीचर्स को आइडल्स मान लेते हैं। आप देखो यूट्यूब पे, शायद मैं तो काफी देखता हूँ, आपने कभी देखा हो नहीं देखा हो, तो वर्क मैंने भी किया है। तो एक चीज जरूर है कि आप जब टीचर बनते हो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो एक बहुत अच्छा पार्ट है। तो कोचिंग का ये पार्ट अच्छा है, लेकिन फिर वही है कि आप बच्चों को बुलाते जाओ और फिर ये ऐसी हाइप बन जाती है कि भैया जेई और नीट ही सक्सेसफुल है। ये इसका डार्क साइड भी है कि आप देखो इंडिया में सक्सेस किसे मानी जाती है, या तो आप जेई में हो जाओ, या नीट, या यूपीएससी, या कैट, जो 4-5 चीजें, ऐसा तो है नहीं। दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। अब बायोलॉजी में ही आप जाओ, आज इतनी जो है चीजें हैं आप वहाँ कर सकते हो। तो एवरीथिंग है, प्रोज एंड कॉन्स, तो वो हमको डिस्कस देखना चाहिए ये सब। जी जी, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे सम्मान ज्यादा है, पैसे हैं। मैंने ये पॉडकास्ट आते आते बांग्ला चैनल में एक पॉडकास्ट आ जाएगा, जो समझते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। बांग्ला, उड़िया, असमिया या फिर बिहारी कुछ लोग जिनको बांग्ला आती है, देख सकते हैं। वहाँ पे जिनके साथ बात की थी वो क्रूज में काम करते हैं, ठीक है, शेफ है। अब उनकी उनके साथ बात करके पता चला उनको क्रूज में सैलरी कितनी मिलती है, $1000, 90,000 भारतीय रुपए। कम तो नहीं है। अब वहां पे उन्होंने बताया कि क्रूज में काम करते हो, अब आप सफाई करते हैं, दुकान देते हैं, जिम के ट्रेनर हैं या फिर शेफ है, जो कुछ भी है वहां पे इतना ही मिलता है, मतलब मिनिमम। तो कभी कभी लोगों को ये तो नहीं पता था, अगर कमाना ही है तो ये भी इंफॉर्मेशन किसी के पास शायद नहीं है भारत में, कि भाई ये भी किया जा सकता है। वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही आप ये मतलब डिस्कशन चाहते हैं, इसके अलावा भी काफी जॉब ऑप्शंस हैं, तो हम वहां जा सकते हैं, लाइक एज ए टीचर और एज ए लाइक स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। किस बात में? नहीं, वो बस उदाहरण दिया, बाद में कोई आलोचना कर लेंगे, टॉपिक स्पेसिफिक रहना है हमें। जैसे कि नीट पे ज्यादा पहले सवाल है, मैंने जेई के आता हूँ, है ना। नीट पे पहले तो देखते हैं कि कोई नीट क्रैक करता है, एमबीबीएस हो गया है, मान लेते हैं, ठीक है, एमबीबीएस हो गया है, और 5 साल उसने एमबीबीएस के जो एमबी 5 साल की होता है, 5 साल का ही होता है। 5.5 साल, लगभग लगभग 5.5 पौने 6 में डिग्री मिल जाती है। 4.5 साल का वो, 1 साल इंटर्नशिप। ठीक है, तो 6 साल के अंदर अंदर उसे डिग्री मिल जाती है। तो अब वो क्या करता है, वो क्या क्लिनिक खोलता है या फिर सरकारी नौकरियां भी होती है डॉक्टर की, मुझे पता नहीं। हाँ, मैं तो उसी फील्ड से हूँ और मैंने भी किया भी था। तो मोस्टली फिर पीजी को प्रेफर करते हैं ज्यादातर, कि जो उसके बाद एमडीएमएस होता है उसे पीजी बोला जाता है, एमबीबीएस के बाद जो हायर एजुकेशन होती है मेडिकल फील्ड में।
या ब्रांच स्पेशलाइजेशन, आपने देखा होगा कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, या मैं बोलूँ कि इम्यूनोलॉजिस्ट हैं या रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो वो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि आप वो एक स्पेशलाइजेशन कर लेते हो। तो आपको वहाँ पे फिर थोड़ा सा करियर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, मेजोरिटी वहाँ पे जाती है उसमें भी फिर। अच्छा अब कभी भी नहीं एमबीबीएस कमाते हैं, कभी भी नहीं कमाना शुरू करते हैं। कमाना, जैसे कि एमबीबीएस के इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलता है, वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। उसके बाद जो आपकी एमडीएमएस होता है वहाँ पे भी स्टाइपेंड मिलता है, आज की डेट में मुझे पता नहीं है लेकिन वहाँ भी स्टाइपेंड मिलता ही है। तो एस कमाना तो वो शुरू, मेडिकल इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, मतलब वो हेल्थ केयर एक तरह से सर्विस टाइप, आप कंपेयर करो बिल्कुल दूसरों से, क्योंकि आप देखो ना खुद इटसेल्फ एमबीबीएस 5.5 साल का है, कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स 5.5 साल को, ये तो वो तो डिफरेंट है। तो उसके बाद और काफ़ी अच्छा है, बट वही है कि वही ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जाते हैं अब इसमें भी भेड़ चाल है, मैंने आपसे डिस्कशन किया था थोड़ा सा, फिर मैं टॉपिक पे वापस आ जाऊंगा। आचार्य प्रशांत की भी एक बुक आई थी, उसमें एक मैंने शॉर्ट्स देखा था, तो डॉक्टर बोल रहा है कि इंडिया में हम वही एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि रेडियोलॉजी सबसे पहले है, जो कि इजीली हमें मिल गया, लेकिन वेस्ट में जाके लोग रिसर्च की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। तो इंडिया में समहाउ मेंटेलिटी, आप कहीं भी चले जाओ, वो एक हर्ड मेंटेलिटी की तरफ ही हम पता नहीं क्यों जाते हैं। जैसे अभी ज्यादातर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस ही चूज करते हैं, रीजन शायद पैकेज है, लेकिन हो सकता है डिफरेंट इंटरेस्ट भी हो आपको, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो आप इसरो में जा सकते हो, तो भाई ठीक है, थोड़ा पैसा मेरा ओपिनियन 10,000 कम मिले, लेकिन इंटरेस्ट भी तो वेरी कर सकता है। वो एक भेड़ चाल चल ही रहा है बस। ये बाकी आपका जो क्वेश्चन था, एमबीबीएस के बाद ज्यादातर लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, एमडीएमएस, और कुछ क्लिनिक या आप बोलो कि कमाते भी हैं, और अब तो काफ़ी एक्सपेंड हो गया है, तो एक एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट और भी चीज़ें हो गई हैं, बट मोस्टली का यही है। अच्छा, तो एमडी या फिर जो भी स्पेशलाइजेशन कर लिया उन्होंने, अब वो एलिजिबल तो है अपना क्लिनिक खोलने के लिए, पर वो ज्यादातर। एमबीबीएस हाँ, एमबीबीएस के बाद ही। और क्या हॉस्पिटल्स वगैरह के अलग से परीक्षाएं होते हैं या फिर वो सिलेक्ट करते हैं कि डॉक्टर के लिए चाहिए ऐसा? की परीक्षाएं नहीं होती हैं, और शायद अभी क्योंकि मुझे एमबीबीएस के आगे का पता नहीं है, तो एग्जाम्स की भी कोई परीक्षा इतनी नहीं होती। जैसे फॉरेन जाना हो तो यूएसएमएलई करके है, या यूपीएससी की एक परीक्षा होती है, वो होती है। बाकी ऐसे परीक्षाएं उसमें नहीं होती हैं। हाँ, जो आप एंट्रेंस लेना है आपको पीजी के लिए, एमडीएमएस, उसके बाद और एक सुपर स्पेशलाइजेशन होता है उसके लिए, तो काफ़ी लंबी पढ़ाई है, वो आगे की बात है। स्टिक टू द नीट जेई ये। जी। और जेई में भी जैसे आपने कहा कि कोई भी कॉलेज मिल जाता है अभी हाँ की। हाँ, अभी की स्थिति अगर देखें तो एआई के आने के बाद लेऑफ्स के बाद लेऑफ्स होते जा रहे हैं। बहुत से जब जो रिपीटेटिव जो काम है वो भी ऑटोमेशन के अंडर आ रहे हैं। और मैं भी एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, बहुत सा काम एआई से कर लेता हूँ, जो कि करने में अलग से कैमरा लगते, बहुत कुछ लगता है। ठीक है, एडिटिंग शायद किसी और को देना। हाँ हाँ हाँ। तो आ, ऐसे जो इतने सारे सीट्स है, वहाँ जाना चाहिए सच में, या फिर यूथ खराब कर रहा है अपना समय? सीट्स मतलब किसकी कह रहे हो आप, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, व्हाट? जेई जेई की। एमबीबीएस में तो आपने कहा कि जो सरकारी है वहां पे तो कर लीजिए, वरना खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन जेई में वो नहीं है शायद। हाँ, देखिए एआई तो अब सब जगह ही आ रहा है, तो मोर और लेस तो सबको ही सीखना चाहिए। बट जहाँ तक इंजीनियरिंग का मुझे आगे का इतना पता नहीं है, बट आप जा सकते हो। लाइक अगेन वही चीज़ है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी आई थिंक इंजीनियरिंग डिग्री होने लगी है आजकल, और कंप्यूटर साइंस तो अभी भी बूम पे है। तो इंटरेस्ट वाली बातें तो आप जा सकते हो डेफिनेटली। द थिंग इज दैट वी हैव टू लाइक कीप अपग्रेडिंग अवरसेल्फ। तो कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो आपको सीखनी ही पड़ेगी। जो कि बायोलॉजी में मैंने पढ़ा था, मैं याद करूंगा कि डार्विन चचा को, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो वो हर जगह एप्लीकेबल है, वो तो करना ही करना है देखिए। जी जी। और आप किन विषयों में रोशनी डालना चाहेंगे जरा? मैं थोड़ा सा यही है कि देखिए जो डिफरेंस का होता है नीट और जेई में, नीट में थोड़ा सा डाटा भी मैं बताऊं तो अभी काफ़ी बच्चे ज़्यादा बैठने लगे हैं जब से नीट एग्ज़ाम हुआ है, तो बीएमएस, बीएचएमएस और भी चीज़ों में एंट्री नीट एग्ज़ाम से ही होती है। एमबीबीएस की कोर प्रीमियम बात करूं तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, लगभग 1 लाख सीटें हैं पूरे इंडिया में। आधी सीटें 50,000 गवर्नमेंट है और आधी सीटें 50,000 प्राइवेट। प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा है, तो वो तो एक मिडिल फैमिली के लिए कोई वर्थ है ही नहीं। लाइक कितना है शायद 99? मिनिमम
हाँ मिनिमम अगर मैं बोलूँ, देखिए 4.5 साल की फीस लगती है, ट्यूशन फीस होती है और चीज़ें भी होती हैं, 1 साल का इंटर्नशिप। मिनिमम स्टार्टिंग बोलूँ मैं 6 से 7 लाख, ये मिनिमम है। तो आप देख लो 6 30 to 40, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी आते आते 80 लाख से 1 करोड़ नॉर्मल है। पहली बार सुनने में किसी को लग सकता है, बट 80 लाख to 1 करोड़ इज नॉर्मल। और जब मैं प्राइवेट में गया, मैंने अंदर की बात देखी, तो भाई वो भी ऐसा नहीं है। हमें लगता है ना मिडिल फैमिली से इतना पैसा किस पे होगा, वो भी बुक हो जाती है, जिसमें मैनेजमेंट कोटा होता है पहले से ही। क्योंकि काफी लोगों के ऑलरेडी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, वो है। तो नीट में तो ये है, गवर्नमेंट आपको एमबीबीएस कहीं से भी मिल जाए, आई कैन से इट्स वर्थ। क्योंकि आज अभी एक वेव चल रही है कि अरे एमबीबीएस तो यूजलेस हो गया ये। टायर 2 टायर 3 सिटीज में आज भी देखो तो काफी डॉक्टर्स की डिमांड है। टायर 1 में जरूर एमबीबीएस का इतना नहीं है, बट टायर 2 टायर 3 में आप जा सकते हो। इंजीनियरिंग में वहीं पे आप देखोगे तो जो आईआईटी एनआईटी और टॉप कॉलेज हैं, उन्हीं तक का मतलब है। ऐसे आप देखो तो कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ। तो फिर आप कहीं पे भी चले जाओ तो वहाँ कॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस है इंजीनियरिंग में। नहीं, वही बात बता रहा था कि कॉलेज वहाँ पे जो इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली कि जो क्या कहे कि निम्न कोटि के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाना क्या वर्थ है, क्योंकि 5 साल तो देने पड़ेंगे इंजीनियरिंग में आपको। वर्थ तो नहीं है, लेकिन फिर आप पहले मेहनत देखिए। वर्थ तो कंपैरेटिवली किसी भी कॉलेज में आप टॉप में जाओगे, मैंने आपको पॉइंट्स दोनों ही बताए थे। इंजीनियरिंग में तो ऐसा है कि वहाँ तो बिल्कुल ही, वहाँ इजीली मिल जाता है आपको भाई। तो वहाँ वो डिपेंड करता है, मेहनत पहले कर लो तो आपको कॉलेज ठीक ठाक मिल जाएगा। बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, मतलब ठीक ठाक काम चलाओ कॉलेज आपको मिल सकता है। आपको एक ही सीट चाहिए, आप अपना देखो, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ये चलिए तो ठीक है, मैं तो इतना एक हद तक समझ पाया। और किस विषय में आप बात करना चाहेंगे? और लाइक यही था कोचिंग इंडस्ट्रीज का, जैसे मैंने आपको बताया। तो डार्क साइड अपन ने डिस्कस किया ही है कि अब जो 6 क्लास से ही वो कर रहे हैं ऑफलाइन, और वो एक तरह से बचपना ही छिन जाता है बच्चे का। उस पर तो मैं बोलूँ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। 9th से आई कैन से इट्स ओके कि जो डेडिकेटेड हैं, और 11th 12th से जैसे भी डमी स्कूल पे भी कुछ चर्चा चली थी, डूज एंड डोंट्स मैंने बता ही दिए। बाकी बच्चों जो भी देख रहे हैं, व्यूअर्स, उनका जो भी कमेंट है। और हाँ, ये चीज़ और कहना चाहूँगा, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाइक मैं क्या बोलूँ, वर्ड मॉन्क मोड की भाई 4 जगह डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है आप। क्योंकि प्रिपरेशन जो है काफ़ी एक वो रहता है, काफ़ी हेक्टिक रहता है आपका। तो मैं फिर यूट्यूब पे भी वीडियोस देख रहा हूँ, और यूट्यूब पे आप देखो इतने चैनल हैं, एक से एक टीचर आके अपना कोर्स बेच रहे हैं। इट विल कंज्यूम योर टाइम, और इतनी कंट्रोवर्सीज होती हैं, शायद आप तो उसमें इतना आपने देखा नहीं होगा। मैं तो उसी फील्ड से हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ। लाइक मेरा एक टाइम पूरा यूट्यूब देखने में ही जाता है, 2 से 3 घंटा, और आई गेन नॉलेज इनसाइड। कंट्रोवर्सीज हैं यूट्यूब पे, ये सब जो भी है, इससे हम जितना दूर रहें। और डेफिनेटली आप अगर ऑफलाइन कर सकते हो अफोर्ड तो ठीक है, बट ऑनलाइन से वो अपने विल के ऊपर है एट द एंड। क्योंकि ऑफलाइन की जो है फीस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा चीज़ क्या ज़रूरी है करना, अगर पेरेंट्स और मैं बच्चों से बोलूँ, और बहुत ऑप्शंस हैं। हाँ, अपना कुछ 2-3 एक्सपीरियंस में और शेयर करना चाहूँगा वेदांतु में। जब कोई ऑफ स्ट्रीम अलग हट के लाइफ में करता है, रियली इंटरेस्टेड इन दैट, मुझे मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। तो एक जनरल क्या होता है कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, कंप्यूटर साइंस में ही जाएंगे, टॉपर्स का यही रहता है। तो 2 बच्चे मुझे मिले थे, आपको पता होगा, आईआईएससी और आईसर्स जो कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये प्योरली रिसर्च बेस्ड है इंडिया। इसमें जो एक तरह का BS MS कोर्स होता है। तो और आईआईएससी बेंगलोर, आपको पता हो, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो। तो एक बच्चा मुझे मिला कि जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, और उसका सब वो था। मैं फिर जो कि मेंटरशिप होती है, मैंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, आपका किस में इंटरेस्ट है, क्या है। मैंने कहा सर मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा मैथ्स क्यों लिया फिर? तो फिर उसने बताया कि सर ऐसे ऐसे करके मुझे जो आईसर्स हैं वहाँ टारगेट करना है। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा अप्रिशिएट किया। तो यहीं से कि ये बात आती है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें वही भेड़ चाल करना है। ऐसे ही एक बच्चा था एक और, उस बच्चे से तो मैंने बताया, कुछ बच्चे से हम खुद इंस्पायर्ड होते हैं। उसको स्कूल भी डेली जाना है, लगभग 2 बजे तक वो वापस आता था, और फिर वहाँ पे वो कोचिंग लेता था, लाइक ऑनलाइन ही 5-6 घंटे की। मैंने उससे पूछा तो जो आर्किटेक्ट का कोर्स होता है BR, तो उसको आर्किटेक्ट में इंटरेस्ट था रेदर देन IITs। तो मैंने कहा इट्स गुड, आपको जहाँ इंटरेस्ट हो आप वहाँ जाओ। तो ऐसे भी 1-2 केसेस मिले हैं, तो ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं।
तो पेरेंट्स को ये भी समझ सकते हैं, और बच्चे के इंटरेस्ट से अगर उसको वो करें तो वो चीज वो बच्चे के लिए भी ज्यादा बेटर है। जी जी। तो हाँ, एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ ये वाला पॉडकास्ट खत्म कर सकते हैं आदित्य जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, और आशा करूंगा कि ये आपका पहला पॉडकास्ट है, बस आखिरी नहीं है, और भी बहुत विषयों में आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। आई होप यूजर्स अगर इसको पेरेंट्स के साथ देखें और एक इंसाइट डेवलप होगी, क्योंकि मैंने वहाँ काम किया है, आई कैन गिव अ बेटर रिजल्ट। और आपके जो भी कमेंट्स में जो भी आपके डाउट हो, अब आप पुट कर देना ऑनेस्टली, एंड आई विल आंसर। जी जी जी, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में धन्यवाद।